एक बर्फ का पहाड़ जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहरों से भी ज्यादा बड़ा है, खामोशी से अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में तैर रहा है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। इसका नाम है A23A, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ आइसबर्ग जो कि 3,900 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और आपको बता दूं कि ये कई टाइटैनिक जैसे जहाजों को डुबोने का दम रखता है। क्या बहुत जल्द हमें टाइटैनिक से बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हम ये समझ लेते हैं कि यह महान आइसबर्ग हमारे बदलते हुए क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं। क्या होगा अगर दुनिया के सारे आइसबर्ग पिघल गए? और सबसे ज्यादा जरूरी, हम अपनी धरती को आइसबर्ग के मेल्ट होने और क्लाइमेट चेंज के होने वाले खतरनाक प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आइसबर्ग होते क्या हैं। सोचो, एक विशाल बर्फ का टुकड़ा जो कि ग्लेशियर या आइस शेल्फ से टूटकर समुद्र में तैर रहा हो। ये ग्लेशियर्स हमारे अर्थ के फ्रेश वाटर्स का काफी जरूरी पार्ट हैं। आइसबर्ग अंटार्कटिका का हिस्सा होते हैं। ये अंटार्कटिका के अंदर जमी हुई बहुत बड़ी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और जो कभी कभी वहां से टूटकर अलग हो जाते हैं और किसी बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाते हैं। आइसबर्ग का ऊपर का पोर्शन जो कि पानी के ऊपर नजर आता है, हम उसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं, लेकिन आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा लगभग 90% पानी के नीचे छुपा रहता है और ये छुपा हुआ हिस्सा अक्सर ज्यादा विशाल होता है और यही आइसबर्ग को स्टेबल भी करता है। आइसबर्ग के अलग अलग साइजेस के शेप्स होते हैं और कुछ छोटे होते हैं जिन्हें बर्गी बाइट्स कहते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं कि उन्हें टैबुलर आइसबर्ग्स कहा जाता है। टैबुलर आइसबर्ग्स अक्सर फ्लैट टेबल टॉप जैसे दिखाई देते हैं। ये अंटार्कटिका के आइस शेल्फ से मिलते जुलते हैं। आप टाइटैनिक शिप के डिजास्टर्स के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि 1912 के अंदर एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया था। टाइटैनिक जो अपने समय का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल शिप माना जाता है, इस टकराव के बाद वो भी डूब गया था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। आइसबर्ग सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये क्लाइमेट चेंज और ओशियन के करंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इन्हें ट्रैक करके साइंटिस्ट समुद्र के करंट लेवल्स और क्लाइमेट पैटर्न्स को समझने में काफी हेल्प लेते हैं। आइसबर्ग के पिघलने का असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ता है। आइसबर्ग के मेल्ट होने से जो समुद्र में पानी बढ़ जाता है, तो उससे कोस्टल सिटीज और आइसलैंड नेशंस को भी काफी बड़ा खतरा हो जाता है। ऐसे शहरों के इलाकों का डूबना बहुत ही नॉर्मल है। इससे कई लोगों की जिंदगियां उजड़ जाती हैं। आइसबर्ग के पिघलने से दूसरा सबसे बड़ा असर समुद्री जीवों पर भी पड़ता है, क्योंकि समुद्र के अंदर पानी खारा यानी कि नमकीन होता है और आइसबर्ग के अंदर फ्रेश वाटर यानी कि मीठा ड्रिंकेबल वाटर होता है। जब ये खारे पानी से समुद्र के अंदर मिलता है, तो जो जीवन समुद्र के अंदर पनप रहा होता है, जो उसके अंदर पल रहा होता है, जो उसके अंदर फल रहा होता है, जो उसके अंदर फूल रहा होता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है और समुद्री जीवन इसके अंदर मरने लग जाता है। और ये मीठा पानी जब समुद्र में मिलता है, तो ये इसकी सैलिनिटी के पैटर्न को बदल देता है। सैलिनिटी के पैटर्न को मतलब उसके खारेपन को बदल देता है, जिससे मानसून के पैटर्न चेंज होते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होती है और साथ ही में इससे बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लाउड्स बनते हैं और उसके बाद बहुत भयंकर बारिशें भी होती है, जिससे भयंकर बाढ़ें भी आती हैं। अभी सबसे पहला और जरूरी स्टेप जो हमें लेना है, वो हमें अपने कार्बन इमिशंस को कम करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर शख्स अपना इसमें रोल प्ले कर सकता है। अपनी गाड़ी को कम चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस को यूज करें। इसके अलावा नेचुरल हैबिट्स को भी प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि फॉरेस्ट काटने से बचाना पड़ेगा हमें। वाइल्ड लाइफ के लिए उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें दुनिया में यूजलेस है, लेकिन यकीन करिएगा, ऊपर वाले ने जो कुछ भी बनाया है, सब कुछ का बहुत महत्व है। हमने ये जो वाइल्ड लाइफ जीवन खत्म कर दिया है, हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिए हैं, हमने पशु पक्षियों के लिए उनके घर उजाड़ दिए हैं। सोचिए जरा, क्या ये उनकी हाय तो नहीं है? क्या ये उनकी बद्दुआ तो नहीं है? या ये कहीं ऐसा संतुलन तो नहीं है जो हमने बिगाड़ दिया है? एक ऐसा संतुलन जो ऊपर वाले ने बनाया था, लेकिन हमने उसको
बिगाड़ के रख दिया है। जब हम ट्री लगाते हैं तो न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं बल्कि अपनी जमीन को भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जहां पर पेड़ लगा होता है वहां की जमीन भी, वहां की धरती भी काफी ज्यादा मजबूत रहती है। साइंस और टेक्नोलॉजी में नए नए रिसर्चर्स को, इनोवेशंस को देखा और जांचा जा रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज को समझा जा रहा है और उसमें काफी हेल्प भी मिल रही है। साइंटिस्ट नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरी रिचार्जेबल सिस्टम्स भी इसी के अंदर एक कड़ी हैं। लेकिन आप जो कुछ मर्जी कर लीजिए, हमें तुरंत और अभी और इसी वक्त से हमें स्टेप्स लेने होंगे। हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करना होगा। अगर आज हमने अपने इस बदलते हुए क्लाइमेट चेंज को नहीं देखा तो हू नोस कि इंसान की ये प्रजाति भी डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो सकती है। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कि डायनासोर्स की प्रजाति किस तरह से इस धरती से विलुप्त हुई, तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं या कोई भी सवाल आपके मन में है तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।